हम लोग पढ़े थे कि जब कोई वस्तु गति करती है तो यह कैसे निश्चित होता है कि वह वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील। तो किसी वस्तु द्वारा जब एक यूनिट टाइम में तय की गई डिस्टेंस को जो है वह क्या सूचित करती है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई जो बॉल है, गेंद, वह जब पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी से जब तक ऊपर रहता है, जब उसको किक मारता है एक फुटबॉल का प्लेयर, तो वो काफी तेजी से, उस पर प्रेशर लगने के कारण वो काफी तेजी से ऊपर जाता है। परंतु वही बॉल जब पृथ्वी पर लुढ़कते हुए आगे की ओर बढ़ता है तो धीरे धीरे उसका गति जो है, उसका मोशन जो है कम होने लगता है। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि यह अपनी गति की दिशा भी चेंज कर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो यह भी पॉसिबल है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति या दिशा कैसे बदल लेती है? बस इसी के बारे में आज हम लोगों को चर्चा करना है। अभी हम आप लोग फोर्स और प्रेशर के बारे में डिफाइन किया गया, आप लोगों ने सुना कि किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करना पड़ता है। सपोज कीजिए कि किसी भी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से गति उसमें लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या करना पड़ता है? जैसे मान लीजिए गोलकीपर है, वह गेंद को किस प्रकार रोकता है, उसी प्रकार से कोई हॉकी का प्लेयर है, वह हॉकी से बॉल पे प्रहार करता है तो किसी गतिशील गेंद की दिशा वो बदल देता है। और उसमें जो प्लेयर्स होते हैं या हॉकी लिए हुए बैट्समैन होते हैं, वो उस पर जब हिट करते हैं या वो बैट जो लिए रहते हैं वो बॉल को कैसे रोकते हैं। अगर सभी भैया बुक लेके बैठे होंगे तो ये डायग्राम दिखाया गया है ABC करके, तीनों में। एक गोलकीपर फुटबॉल का गोलकीपर कैसे बॉल को रोकता है, एक हॉकी प्लेयर कैसे बॉल को हिट करता है, और जब क्रिकेट के मैदान में कोई खिलाड़ी बाउंड्री पे होता है तो हम लोग देखते भी होंगे कि जब बॉल बाउंड्री से बाहर जाने को होती है तो बहुत अधिक प्रेशर से जाती है, उसके लिए बॉल से भी अधिक गति करके वो प्लेयर उस बॉल को पकड़ता है। तो ये सब किस प्रकार से संभव हो पाता है कि बॉल में उतनी अधिक गति आ जाती है, फिर उतनी अधिक गति से जा रहा बॉल दिशा परिवर्तित कर लेता है, उतनी गति से जा रहा बॉल बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाता है, बॉलर प्लेयर उसको बीच में ही पकड़ लेता है। तो इसके लिए चर्चा करेंगे कि आखिर यह क्या है, ये कैसे ये प्लेयर उस बॉल पर प्रभाव डालते हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों को इसमें हम लोगों को ढूंढना है इस चैप्टर में। तो सपोज कि पर डे के नियम में अपने रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं, इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः देखा जाता है कि वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है? इसी के बारे में आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सपोज कीजिए कि कोई वस्तु मेज पर, जैसे मान लीजिए कोई बुक ही है, बुक मेज पर रखा हुआ है और उसे धक्का देना या खींचना या टेबल पर रखे वस्तु को उठाना, यह किस प्रकार से संभव हो पाता है? कैसे ये तो मेज पर रखी पुस्तक, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई पुस्तक है या मेज है, इस पे रखा हुआ है, इसे हम अपनी ओर खींचना हो, हमें अपनी ओर इसे खींचना हो या इसे पुश करना हो यानी धक्का देना हो, या डायरेक्टली इसको
या डायरेक्टली इसको उठा लेना हो, तो हम कैसे इसमें फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है, तो क्या इसमें जो ये फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्सन जैसी क्रियाएं, घटनाएं देखने को मिलता है। सपोज कीजिए हमारा डोर है, डोर, उसे हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो उसमें भी धक्का देने और खींचने जैसी क्रियाएं होती हैं। उसमें उठाने की क्रिया नहीं होती है। जिस प्रकार से पुस्तक को हमने देखा कि रखा, इसको डायरेक्टली हम उठा सकते हैं, परंतु हम इसे पुश भी करते हैं, पुल भी करते हैं और उठा भी लेते हैं। लेकिन वही कोई दरवाजा एक जगह फिक्स है, तो हम इसे पुश करेंगे तो ये उल्टी दिशा में जाएगा, पुल करेंगे ये इधर आएगा, परंतु हम इसे उठाने का प्रयास करेंगे तो दरवाजा तो एक तरफ से फिक्स होता है, तो उठ नहीं सकता। सपोज कीजिए कुएं से पानी भरना हो बाल्टी से, तो हम उसे रस्सी से खींचते हैं, ठीक है ना, उसमें पुश और पुल की क्रिया होती है, उठाने जैसी क्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम इससे समझ सकते हैं कि ये पुश और पुल क्या है, फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है। अब वो कह रहा है कि क्या इनमें से प्रत्येक कार्य को पुल या पुश कह सकते हैं? जैसे दरवाजा पुश और पुल है, बाल्टी को कुएं से खींचना है, उसमें पुश या पुल हो रहा है। एक बल्लेबाज, क्रिकेट का बल्लेबाज बॉल पे प्रहार करता है, उसमें पुल या पुल की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो पुश और पुल पे निर्भर करती हैं, परंतु परंतु साइंस कहता है कि जब किसी वस्तु को गति में लाना होता है तो उसे पुश या पुल करना पड़ता है। तो इस प्रकार से किसी वस्तु पर लगने वाले फोर्स, पुश या पुल को ही हम फोर्स कहते हैं। कोई भी, जैसा कि शुरू में ही आपको बताया गया कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। खींचने और धक्का देने की क्रिया को फोर्स कहा जाता है। अब है कि कहीं भी हम पुश या पुल करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं, उसका कहीं ना कोई कॉज होता है। वो कॉज क्या होता है कि दरवाजा से अंदर रूम में हमको एंट्री करना है, तो दरवाजा को पुश या पुल करना पड़ेगा। कुएं से पानी भरना है रस्सी के माध्यम से बाल्टी से, तो उसे पुश या पुल करना पड़ेगा। बल्लेबाज क्रिकेट मैदान पे वो बैटिंग कर रहा है, तो उसको, उसका काम है बॉल, प्रत्येक बॉल को टच करना, उसे हिट करना और हिट करके रन लेना। तो वो वहां फोर्स या प्रेशर लगता है, तो वो उसे पुश या पुल करता है। तो कहीं ना कहीं ये वस्तुओं पर जो फोर्स लगाया जाता है, इसके कहीं ना कोई कारण होते हैं। सपोज कीजिए कोई एक स्थिर गाड़ी, वाहन है, कार है, उसे जहां वो खड़ी है वहीं से खड़े खड़े बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के वो गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह जाएगी क्या? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फोर्स या प्रेशर, पुश या पुल जैसी क्रिया करनी पड़ेगी। तभी भले ही उसमें सर्कल वेव में उसमें पहिया व्हीकल लगा हुआ है, परंतु उसे उसमें फोर्स लगना अनिवार्य है, चाहे वो वहां उसमें लगे इंजन, मोटर का प्रेशर हो या हम पीछे से उसको धक्का दें। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सपोज कीजिए कोई आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात वह उस कार पर फोर्स लगा रहा है, और वो कार जो है, जो उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, वह फोर्स जिस दिशा में लगाया जाता है उसी दिशा में वो कार आगे बढ़ने लगती है। इट मीन्स कि वो गति करने लगती है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि वही कार, अगर हम उसे पीछे से फोर्स करते हैं, उस पर धक्का लगाते हैं, तो वो कार आगे की ओर हमारे सेम सामने की दिशा में आगे बढ़ना शुरू करती है। उसी कार को हम फिर पीछे की ओर खींचना शुरू करते हैं, यानी अपनी तरफ फोर्स लगाते हैं और हम भी पीछे की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो वो कार भी हमारी तरफ आती है। और
लड़ाई के मैदान में पहलवान को देखते देखते होंगे, दो पहलवान आपस में जब आमने सामने भिड़ते हैं, दोनों आपस में जब पंजे लगाते हैं तो दोनों एक दूसरे को धक्का देने का प्रयास करते हैं, और जब दोनों एक दूसरे को धक्का देने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पहलवान फोर्स अधिक लगाता है वह सामने वाले पहलवान के विपरीत दिशा में फोर्स लगता है, और सामने वाला जो पहलवान है वह पीछे की ओर बढ़ता है। कौन? जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है, और जो फोर्स लगाता है वो अपने आगे की ओर बढ़ता है। ऐसे किताब में आप ओपन करके देख सकते हैं, ऐसी बहुत 3 4 5 एक्टिविटियां फिगर के साथ दी हुई है। उसी प्रकार से हम लोग कैंची हाथ करके और राउंड सरफेस में बहनें भी खेलती हैं, या हम सब भी खेलते हैं। तो अब दोनों लोग आपस में पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं, तब बॉडी का बैलेंस बन पाता है और लोग एक जगह पे राउंड में मूव करते हैं। उसी प्रकार से सपोज कीजिए किसी बैल को आगे की ओर ले जाना हो, लेकिन वो आगे की ओर ना जाके पीछे की ओर जाता हो, तो हम उसका रस्सी पकड़ के फोर्स लगाते हैं, हम अपनी ओर खींचते हैं और वो जानवर अपनी ओर खींचता है। फोर्स दोनों जगह लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि आदमी अपना फोर्स लगाता है और मवेशी अपना फोर्स लगाता है। अर्थात इन सारे एग्जाम्पल से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, ये निष्कर्ष निकलता है कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अट्रैक्शन या रिपल्सन होना आवश्यक है, क्योंकि दोनों वस्तुएं कहीं ना कहीं समान क्रिया करती हैं, उनके बीच फोर्स लगता है। इसके लिए फोर्स का सर्च कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि फोर्स लग रहा है? सपोज कीजिए कोई भारी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है। तो जैसे प्रेशर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि एरिया अधिक होने पर प्रेशर कम लगता है, और एरिया अधिक होने पर प्रेशर एरिया कम होने पर प्रेशर अधिक लगता है। जैसे सपोज कीजिए ये एरिया है, यह एक दीवार है, दीवार के विपरीत दिशा से हवा चल रही है और हम इसके विपरीत दिशा में खड़े हैं। एयर का प्रेशर सीधे इसके सरफेस पे आएगा, तो यदि इसका सरफेस सपोज कीजिए कम होगा तो इस पे प्रेशर अधिक लगेगा, और ये अगर इसका सरफेस अधिक होगा तो इस पे फोर्स कम लगेगा, क्योंकि ये ज्यादा एरिया से पकड़े हुए, ज्यादा एरिया पकड़े हुए। तो इस तरह से हम लोग इन सारे एग्जाम्पल से ये खोज कर सकते हैं कि फोर्स और प्रेशर क्या है। सपोज कीजिए हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से कबड्डी खेलने के लिए हम दो गोल बनाते हैं, बीच में लाइनिंग कर देते हैं। अगर सपोज कीजिए कि हम कबड्डी की दो टीम लेते हैं, 3 4 प्लेयर उधर, 3 4 प्लेयर, और बीच की जो लाइन होती है उस लाइन पे हम उस एक रस्सी लेते हैं बड़ी सी, और उस गोल की टीम को उधर रस्सी पकड़ाते हैं, इधर पकड़ाते हैं, बीच लाइन के ठीक सामने उस रस्सी पे हम बीच सेंटर में कोई धागा बांध देते हैं। अब दोनों टीमों को कहते हैं, इधर पकड़ा जो टीम है ये इधर अपनी ओर फोर्स लगाए, इस रस्सी को खींचे, और इधर जो पकड़ी है टीम इसको कहते हैं आप अपनी ओर फोर्स लगाए। दोनों ओर बराबर बराबर व्यक्ति को रखते हैं, परंतु भले ही हम व्यक्ति को बराबर रखते हैं, परंतु इधर 3 व्यक्ति हैं या 4 व्यक्ति हैं, इधर 4 व्यक्ति हैं, चारों व्यक्ति के फोर्स अलग अलग हो सकते हैं, चारों व्यक्ति फोर्स अलग अलग लगा सकते हैं, दोनों सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। तो इधर से फोर्स अधिक लगेगा उधर ये रस्सी खींचेगी, इधर से कम लगेगा उधर का व्यक्ति भी उसके साथ ही खींचता चला आएगा।